मनी गुरु के आज के इस खास कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं स्वाति रायना। इस रक्षा बंधन हम आपको बताने जा रहे हैं कैसे भाई बहन अपना फाइनेंशियल बॉन्ड मजबूत कर सकते हैं, कैसे मुनाफे का धागा आप बांध सकते हैं और कैसे फंड में आप निवेश करें जिससे आपको मिले आर्थिक सुरक्षा का शगुन। इसी पर रहने वाली है खास चर्चा। हमारे साथ दो बेहद ही खास एक्सपर्ट्स हैं, उनका भी परिचय करा देते हैं। फिरोज अजीज, डेप्यूटी सीईओ आनंद राठी वेल्थ, और प्रवीण बाजपेयी, फाउंडर फिनफिक्स। बहुत स्वागत करते हैं दोनों ही एक्सपर्ट्स का हमारे साथ आज के इस खास कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। बहुत ही खास अवसर है आज का, भाई बहन के प्रेम का, उनके बॉन्ड का प्रतीक रक्षाबंधन का त्यौहार माना जाता है। ट्रेडिशनली पारंपरिक तौर पर जो ट्रेडिशनल गिफ्ट्स हैं उनको तो कोई बीट नहीं कर सकता है, लेकिन हम कुछ अलग करने की सोच रहे हैं यहाँ पर। और ये अलग हम ये कर रहे हैं कि आप जो भी इधर इन कैश और इन काइंड अपने भाई या बहन को कुछ तोहफे देते हैं, उसको ऐसा मीनिंगफुल बनाएं जिससे आने वाले सालों में उनका फाइनेंशियल जो भविष्य है वो भी सुरक्षित हो जाए। तो आप दोनों एक्सपर्ट्स की हम मदद लेंगे ये समझने में कि आखिरकार कैसे कर सकते हैं इसे हम अचीव। मैं फिरोज आपसे शुरुआत अगर करूं, हम क्यों कह रहे हैं कि इस त्योहार या फिर इस रक्षाबंधन आप भाई अपने बहन को और बहन अपने भाई को कुछ ऐसा फाइनेंशियल तोहफा दे जो कि सालों भर साल उन्हें याद रहे। स्वाति जी, नमस्कार। जैसे आपने कहा, ये बहुत इम्पोर्टेंट त्योहार है, बहुत इम्पोर्टेंट रिश्ते को ये एम्पलीफाई करता है, उस पे तवज्जो देता है। पूरे साल आप शायद अपने भागम दौड़ में होते हैं, बट आई थिंक ये सिबलिंग का जो कनेक्शन है उसको री एस्टैब्लिश करता है। बट ऐसा तोहफा दें जो तोहफा उनके लिए एसेट बन सके। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि देखिए क्या है कि अब मैं अपना उदाहरण लेता हूँ। मेरी बहन सेविंग और फाइनेंशियल सेविंग्स नहीं करती थी, तो मैंने उनको हमेशा रक्षाबंधन पे तोहफा, फाइनेंशियल एसेट्स देने की सोची। तो अब इस बार उन्होंने कहा मैं अपने भी 4-5 लाख इन्वेस्ट कर रही हूँ म्यूचुअल फंड में। तो क्या हुआ कि आपने एक इंस्टिगेट किया, एक प्रैक्टिस इंस्टिगेट की। एक एसेट देते हो तो एक इंसान सोचने पे मजबूर होता है, और उनकी जो बिहेवियरल पैटर्न्स हैं इन्वेस्टिंग की, वो ट्रांसफॉर्म हो सकती है। इंडिया में अगर आप देखते हैं तो सिर्फ 7% ऑफ हाउस होल्ड सेविंग्स इक्विटी में है। 800 लाख करोड़ में से सिर्फ 7% इक्विटी में है। तो जाहिर सी बात है, लोगों का प्रेम गोल्ड और रियल एस्टेट में ज्यादा है, जैसे कि मेरी बहन का था। अब फाइनेंशियल एसेट का उनको अगर मैंने लुत्फ चकाया तो उससे उनमें तब्दीली आई। सो दैट्स वन रीजन। सेकंड, क्योंकि क्लबिंग प्रोविजन एप्लीकेबल नहीं होता है भाई और बहन के बीच में, तो काफी टैक्स सेविंग भी हो सकती है आपके इस गिफ्ट से। तो उस पर और तवज्जो करेंगे, मतलब और चर्चा कर सकते हैं। बट दीज आर द टू की रीजंस, इनकलकेटिंग इक्विटी फॉर अ सिस्टर, एंड दूसरा टैक्स सेविंग अभी मिल सकती है, कोलैटरल बेनिफिट इस गिफ्ट से। बिल्कुल, तो ये इन बातों का ध्यान रखने की ज़रूरत है। कुछ पॉइंट्स बताए फिरोज़ ने। प्रबलीन, एज़ अ सिस्टर, मतलब जो बहुत सारी बहनें इस वक्त हमें देख रही हैं, उन्हें ये भी आस होती है कि भैया से कुछ एक अदद गिफ्ट मिल जाए। लेकिन जो भैया हैं, अगर फिरोज़ अज़ीज़ जैसे भाई होंगे तो वो कोशिश करेंगे अपनी बहन को कुछ ऐसा मीनिंगफुल एसेट वाला गिफ्ट देने की जो कि उनको सालों भर साल याद रहे। इसलिए मुझे आप बताइए कि स्पेशली बहनों के लिए या महिलाओं की हम बात करते हैं, ये फाइनेंशियल गिफ्ट इतना इंपॉर्टेंस क्यों रखते हैं? नमस्कार स्वाति एंड हेलो टू फिरोज। बिल्कुल, जैसे फिरोज ने गिफ्ट बताया, मुझे लगता है बहुत सारी बहनें एक्चुअली नाराज हो जाएंगी कि मुझे तो पर्स लेना था, हैंडबैग लेना था, शॉपिंग करनी थी। हम बहुत सारे कंजम्पशन वाली चीजें चाहते हैं एज गिफ्ट्स, बट लाइक फिरोज हैज मेंशन कि ये एक इन्वेस्टमेंट है, ये एक गिफ्ट ऐसा है जो आपको लाइफ में एक सही राह पे डाल सकता है स्वाति, बिकॉज आपकी फाइनेंशियल सिक्योरिटी को स्ट्रेंथन करता है। एंड आई थिंक ये रिस्क, ये जो यहाँ पे हमारी लाइफ है, हमारे इतने सारे रिस्क है हमारी लाइफ में। अगर आपके फाइनेंसेस इन प्लेस हैं, अगर आप समझते हैं कि आपको अपने पैसे को कैसे मैनेज करना है, और यहाँ पे अगर कोई भाई अपनी बहन को गाइडेंस दे सकता है, उनको ज्यादा अवेयर बना सकता है, तो उसके जरिए आई थिंक उनके आने वाले टाइम में आप अपनी सिस्टर्स को बहुत सेल्फ रिलायंट बना सकते हैं इन टर्म्स ऑफ डिसीजन मेकिंग, कि उसको अपने पैसे को कैसे मैनेज करना है उन्होंने। और उसके साथ साथ वो सही इन्वेस्टमेंट चॉइसेस कर सकते हैं, बिकॉज इट्स अ डायनेमिक वर्ल्ड। हमारी बहुत सारी ज़रूरतें हैं,
जिसमें हमारा ऑब्वियसली हम शॉपिंग भी करना चाहते हैं, हम लाइफ एंजॉय भी करना चाहते हैं, पर उसके साथ-साथ अपने गोल्स के लिए सेव करना और इन्वेस्ट करना बहुत ज़रूरी है। एंड आई थिंक वहाँ पे जो फाउंडेशन है वो आपके फाइनेंशियल गिफ्ट से कहीं न कहीं तैयार होती है। तो अगर आज की तारीख में कोई ब्रदर अपनी सिस्टर को इस चीज़ की तरफ लेके जाएँ और उस पाथ पे डालें, सो आई थिंक उससे बड़ा गिफ्ट एक्चुअली रक्षाबंधन पे नहीं हो सकता, बिकॉज़ ये आपकी रक्षा करेगा फ्रॉम फाइनेंशियल डिस्ट्रेस इन द कमिंग टाइम्स, आपकी फाइनेंशियल सिक्योरिटी को मजबूत करता है। सो आई थिंक बहुत ही अमेजिंग कॉन्सेप्ट है और मैं चाहूँगी कि ज़्यादा से ज़्यादा भाई ऐसा करें जैसे फिरोज़ ने किया है अपनी सिस्टर के लिए। एब्सोल्युटली। तो आइए शुरुआत करते हैं इस फाइनेंशियल प्लानिंग की। जैसा फिरोज आपने बताया कि एक ऐसा गिफ्ट दीजिए जिससे एसेट एक क्रिएट हो। हम पहले एक ऐसे ही एसेट की बात करते हैं जो अपने आप में एक बहुत ही इन्फ्लेशन प्रूफ भी कहें और जो पैसे से पैसा बनाता है वैसा एसेट है इक्विटी, जिसको कहा जाता है। जो ये इक्विटी में निवेश का जो ये तोहफा है, इसको अपनी सिस्टर को एज अ गिफ्ट आप कैसे दे सकते हैं, कीपिंग इन माइंड बहुत सारे एस्पेक्ट्स, आपने बहुत सारे एस्पेक्ट्स पर अपने अपने इंट्रोडक्टरी रिमार्क में टच अपॉन किया था। ये जो म्यूचुअल फंड का तोहफा है वो किस किस प्रकार से अपने आप सिस्टर को आप दे सकते हैं? आप उसके लिए इन्वेस्ट करें या फिर उनको राह बताएं कैसे इन्वेस्ट करना है? कैसे पॉसिबल हो सकता है? जैसे आपने कहा कि बहन के साथ तो क्लबिंग का प्रोविजन भी नहीं हो सकता है, तो पॉसिबल कैसे हो ये? जी स्वाति, जैसे आपने कहा कि जब आप फाइनेंशियल एसेट गिफ्ट कर सकते हो या फिर कैश गिफ्ट कर सकते हो। फॉर एग्जांपल, अब मेरे मेरे केस में, क्योंकि मैं हाईएस्ट मार्जिनल टैक्स स्लैब में आता हूं, तो मैंने अपने डिबेंचर्स जिसमें कैपिटल गेन थी वो मैंने अपनी बहन को गिफ्ट कर दिया, क्योंकि वो डीमैटेड यूनिट्स आप गिफ्ट कर सकते हैं। दैट्स पॉइंट वन। सो हमेशा याद रखें, अगर आपको फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स गिफ्ट करनी है तो आप फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स को डीमैट फॉर्म में रख के गिफ्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर मेरे पास म्यूचुअल फंड यूनिट्स हो, अगर मेरी 1.25 लाख की जो लिमिट है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन की, वो अगर यूटिलाइज हो गई है, तो मैं अपने म्यूचुअल फंड बेचूंगा नहीं, उनको डीमेटीरियलाइज करके डीमैट अकाउंट में अपनी बहन के ट्रांसफर कर सकता हूं। अगर वो फिर बेचेंगी भी, तो उनकी अगर 1.25 लाख की लिमिट यूज नहीं हुई है तो वो यूज कर सकते हैं। पॉइंट वन। तो इफ यू हैव टू गिव फाइनेंशियल एसेट एज अ गिफ्ट, यू कैन गिव इट इन डीमैट अकाउंट। दैट्स पॉइंट वन। पॉइंट टू, या तो फिर आप उनको कैश दें उनके बैंक अकाउंट में, और उनको उस डिसीजन में कि कौन से स्कीम को चूज करना है, क्या एसेट एलोकेशन है, अगर वो आप सिखाना चाहते हैं। पहले साल का गिफ्ट है, जो मेरी बहन के लिए पहले साल का गिफ्ट नहीं है। मैं ऑलरेडी उनको उस राह पे ले जा चुका हूं कि पैसे जब कैश बैंक अकाउंट में होता है तो एसेट एलोकेशन कैसे की जाती है, कौन सा म्यूचुअल फंड चुनाव करना पड़ता है, तो बेसिक नॉलेज पहले दे चुका हूं। तो पहले तो मैंने उनके बैंक अकाउंट में कैश डाले थे पहले 3-4 साल पहले, और उनको ये एसेट एलोकेशन की स्टोरी समझाई, प्रोडक्ट सिलेक्शन की स्टोरी समझाई, और डेट की क्या अहमियत है, इक्विटी की क्या अहमियत है। सो पॉइंट वन, किस राह में है आपकी बहन उस पर निर्भर करता है। और सेकंड, अगर आपकी बहन आज इनकम नहीं कमाती है, तो बहुत अच्छा जरिया है उनको अनबुक्ड यूनिट्स ट्रांसफर करने का अपने डीमैट अकाउंट में। तो उसके लिए डीमैट यूनिट्स की जरूरत होती है। आप आराम से एक डीआईएस स्लिप साइन करके आप गिफ्ट दे सकते हैं उनकी डीमैट अकाउंट में। आई थिंक दैट्स अ गुड प्रैक्टिस। ओके, तो ये तरीका बहुत बेहतरीन बताया फिरोज़ ने कि कैसे आप एक डीमैट अकाउंट पे में ट्रांसफ़र करके आप एक फ़ंड का या यूनिट्स का, म्यूचुअल फ़ंड यूनिट का तोहफ़ा दे सकते हैं। क्योंकि अब म्यूचुअल फ़ंड्स की बात हो रही है, हम एसआईपी की बात कर रहे हैं, एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली क्योंकि जब हम इक्विटी में निवेश की बात करते हैं, सबसे इम्पॉर्टेंट जो हमें सुरक्षा चाहिए अपने पोर्टफोलियो में भी, ना सिर्फ भाई बहन को एक दूसरे की सुरक्षा करनी है, बल्कि हमें अपने पोर्टफोलियो की भी कुछ अनवांटेड एलिमेंट से सुरक्षा करनी पड़ती है प्रबलीन। तो और सबसे एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है महंगाई का होता है। तो महंगाई से सुरक्षा कैसे हो, क्योंकि इक्विटी की बात छिड़ ही गई है, ये एक बहुत बड़ा एक तरीका है महंगाई को मात देने का। बिल्कुल स्वाति, जो प्रोटेक्शन है इन्फ्लेशन से, वो मेरे ख्याल से बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, और ना ही सिर्फ सिस्टर्स के लिए, जितने हमारे भाई हैं उन सब के लिए भी, बिकॉज़ हमारे पैसे की जो परचेज़िंग पावर है वो गिरती चली जाती है जैसे-जैसे महँगाई बढ़ती है। सो अगर हम 6% का बेसिक इन्फ्लेशन लेके चलें तो 12 साल में हमारे पैसे की कीमत आधी हो जाती है। तो बहुत ज़रूरी है कि जब हम कोई फाइनेंशियल एसेट चुन रहे हैं, वहाँ पे हमें कुछ पॉज़िटिव रियल रिटर्न्स मिलें। अगर आपने एफडी में अपना पैसा रखा है, जैसे अभी फिरोज ने बोला वो हाईएस्ट स्लैब में आते हैं,
तो यानी कि पोस्ट टैक्सेशन अगर उनके 7% के प्रोडक्ट पे पैसा लगा है, तो पोस्ट टैक्सेशन एंड उनके पास कुछ भी नहीं बचेगा अगर हमने फिर इन्फ्लेशन को निकाल दिया। उनके जो रिटर्न्स होंगे वो इन्फ्लेशन को बीट नहीं कर पाएँगे, यानी कि नेगेटिव आपके रियल रिटर्न्स हो गए। इक्विटी एक ऐसी एसेट क्लास है जो हमें पॉजिटिव रियल रिटर्न्स दे सकती है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। यहाँ पे शॉर्ट टर्म में वॉलेटिलिटी रहती है, उस चीज़ को हमें कॉम्बैट करना सीखना है। पर हम लार्जर बेनिफिट के लिए एक फ्यूचरिस्टिक जो हमें एडवांटेज मिलेगा इक्विटीज़ के लिए, उसके लिए मेरे ख्याल से एक एसआईपी बहुत ही अच्छा ज़रिया है। तो अगर अपने जो जितने ब्रदर्स हैं, अपनी सिस्टर्स को एनकरेज कर पाएँ कि जो वर्किंग है या अगर स्टूडेंट्स हैं, सो वो उनकी एसआईपी को फंड कर सकते हैं, उनके अकाउंट में कुछ पैसे डाल के और इसके ज़रिए हम छोटी रकम से भी ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम कंपाउंडिंग का बेनिफिट लेते हुए बहुत अच्छी रकम जोड़ सकते हैं। एक 10,000 रुपए की अगर हम एसआईपी का उदाहरण लें स्वाति, अगर कोई वर्किंग है महिला जिनको इस राह पे लेके जाया जाए, तो 10 साल में वो 12% के रिटर्न पे करीबन 23 लाख जमा कर सकती हैं। और 10 साल के बाद हम देखेंगे जैसे-जैसे कंपाउंडिंग का रोल बढ़ता है, 15 साल में वही पैसा उनकी 10,000 की एसआईपी का डबल हो चुका होगा, यानी कि 23 लाख से उनका पैसा 50 लाख बन चुका होगा इन 15 इयर्स। और ऐसे में अगर आप अपनी थोड़ी इन्वेस्टमेंट्स को साथ बढ़ाते चलें, थोड़ी-सी अपनी रकम को इंक्रीज़ करते चलें तो बहुत ही अच्छा है। तो नंबर 1 दैट इन्फ्लेशन को बीट करना बहुत ज़रूरी है, वरना जितनी हमारी पैसे की कीमत है, वो घटती चली जाएगी और जितना हमारे आगे आने वाले फ्यूचर गोल्स हैं, वो तो महँगे होते चले जा रहे हैं, चाहे घर खरीदना हो, चाहे रिटायरमेंट हो, चाहे घूमना हो। तो उनके लिए हमें डेफ़िनेटली इक्विटीज़ का सहारा लेना है ताकि हमारी जो पैसे की कीमत है, वो भी मेंटेन हो सके और बीट भी कर सके इन्फ्लेशन को। ओके, क्योंकि हमने इक्विटी एसआईपी में इन्वेस्टमेंट की बात की, फिरोज कौन से फंड्स आपको लगता है, क्योंकि अगर हमने ये कोशिश शुरू कर ही ली, इनिशिएटिव ले ही लिया कि एक भाई अपनी बहन को एक तरीके से इन्वेस्टमेंट का तोहफा दे रहे हैं, तो एज अ ब्रदर आप कौन से जो फंड्स हैं वो रेकमेंड करेंगे, आप बताएंगे अपनी बहन को कि ये फंड्स मुझे अच्छे लगते हैं, यहाँ पर पैसे लगाओ? स्वाति जी, जैसे फंड्स पे जाने से पहले एक आंकड़े देना चाहूंगा। प्रबलीन जी की जो एडवाइस थी कि भाई इन्फ्लेशन, महंगाई बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ये हिसाब मैंने किया था एक बार अपनी बहन को दिखाने के लिए कि जब, क्योंकि वो महंगाई को इतना आदर सम्मान नहीं करती थी, उनको सिर्फ मार्केट रिस्क की ही चिंता थी, इन्फ्लेशन रिस्क को नजरअंदाज करती थी। तो मैंने उनको हिसाब करके दिखाया कि अगर 40 साल में, अगर आपको जो 40 साल पहले 100 रुपए में मिलता था, आज उसी चीज को खरीदने के लिए आपको 4,400 रुपए चाहिए। तो आपको जो कमोडिटी 100 रुपए में मिलती थी, अब आपको 4,400 चाहिए। अगर आपने 40 साल पहले एफडी कराई होती और हर साल आपने एफडी को रिन्यू किया होता और टैक्स भरी होती, तो आपके 100 रुपए सिर्फ 3,000 रुपए पे पहुंचे होते। तो आप देखने को तो आपके 100 रुपए 3,000 रुपए हो गए, देखने को तो आपने बहुत शानदार काम किया, 30 गुना हो गया आपका पैसा 40 सालों में, राइट? बट अगर वो 30,000 रुपए में मैं वही चीज ना खरीद पाता, क्योंकि मुझे 4,400 की जरूरत पड़ती, तो 1,400 रुपए कम पड़ गए मेरे पास उसी चीज को खरीदने में। तो इसको कहते हैं परचेज पावर जो है वो घट गई। देखने को तो मैंने अपने पैसे बढ़ा लिए, बट उसकी ताकत को घटा दिया। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है जो प्रबलीन जी कह रही थी, उसमें मैं थोड़ा आंकड़ा डालना चाहता हूं। अब रहा सवाल कौन सी स्कीम्स इसको बीट कर सकती हैं, इन्फ्लेशन को बीट कर सकती हैं। ऑफ कोर्स जाहिर सी बात है, जैसे आपने करेक्ट बताया हमारे व्यूअर्स को, कि इक्विटी एक एसेट क्लास जो बीट कर सकती है। उसमें जो है, अगर आपकी बहन पहली प्रोडक्ट खरीद रही है, तो एक फ्लेक्सी कैप प्रोडक्ट मैं रेकमेंड करूंगा, एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप आप ले सकते हैं। या फिर अगर आपको इक्विटीज डिवर्सिफाइड, अगर आपकी बहन ऑलरेडी बहुत सारी इन्वेस्टमेंट्स कर चुकी हैं, तो आईसीआईसीआई का डिविडेंड यील्ड, कोटक इमर्जिंग इक्विटीज, इन्वेस्को इंडिया स्मॉल कैप, डीएसपी इक्विटी अपॉर्चुनिटीज, एसबीआई कॉन्ट्रा, 5 स्कीम का अगर आप ये पोर्टफोलियो बनाएंगे तो एक डिवर्सिफाइड पोर्टफोलियो बनेगा। अगर पहली स्कीम है तो एक फ्लेक्सी कैप स्कीम जरूर ले सकते हैं, एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप। कुछ ऐसे फंड्स के ऑप्शंस हैं जो आप अपने पोर्टफोलियो में ऐड कर सकते हैं और अपने लिए एक सुनहरा भविष्य वाला पोर्टफोलियो बना सकते हैं, क्योंकि सुनहरा का जिक्र हुआ ही है। प्रबलीन, हर कोई बहन आस लगाए बैठती है कि कुछ ना कुछ सुनहरा मिल जाए किसी त्योहार पे, और ख़ास तौर पर रक्षाबंधन के उस त्योहार में। अब गोल्ड की जगह अब कुछ तो मीनिंगफुल मिलना चाहिए, अगर उतनी ही खुशी मिले, आंखों में उतनी चमक बढ़े वो गिफ्ट देकर,
तो वो क्या गोल्डन चीज हो सकती है एक सिस्टर के लिए? जी स्वाति, हम लोग गोल्ड आज की तारीख में नॉन फिजिकल फॉर्मेट में ले सकते हैं, और वो मेरे ख्याल से बहुत अच्छा तरीका है अपने पोर्टफोलियो में एक एसेट क्लास जोड़ने का। उससे हमें डाइवर्सिफिकेशन भी मिल जाती है कि आपके पास, अगर आपने इक्विटी से शुरुआत कर ली, तो आपके पास गोल्ड भी हो। अगर हम ईयर टू डेट देखें तो गोल्ड की कीमत इंडियन करेंसी में इस साल करीबन 17.5% बढ़ी है। सो गोल्ड हमने लगातार देखा है कि हेल्प करता है। इस साल हमने इक्विटीज को भी बढ़ते चले देखा है। बट देयर आर ईयर्स जब हम देखते हैं इक्विटी नहीं परफॉर्म करता, गोल्ड बहुत अच्छा परफॉर्म करता है। तो उसका इंक्लूजन आपके ओवरऑल पोर्टफोलियो में होना चाहिए। और मेरे ख्याल से इसको करने के अच्छे तरीके हैं सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड्स, क्योंकि 8 साल का आपका लॉक इन हो जाएगा जो आपके पास यूनिट्स हैं। पर वो आपका जो पैसा है 8 साल बाद वो टोटली टैक्स फ्री है, और आपको हर साल एक छोटा इंसेंटिव 2.5% के रिटर्न का भी मिल रहा है आपके सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड्स पे। तो वो मेरे ख्याल से एक बहुत ही हैसल फ्री और अच्छा तरीका है इन्वेस्टमेंट करने का। और इसके अलावा आप गोल्ड के ईटीएफ्स भी ले सकते हैं अगर आप चाहें तो। उसके थ्रू आप निवेश कर सकते हैं। यहाँ पे आपको टैक्सेशन पड़ेगी 12.5% की आपके रिटर्न्स पे। बट नॉन फाइनेंशियल फॉर्मेट में स्वाति, द कॉन्सेप्ट इज कि हमें गोल्ड का इंक्लूजन करना चाहिए, बिकॉज उसी फॉर्मेट को आप सेल करेंगे, कल को प्रॉफिट बुक्स कर सकते हैं, या आपके पोर्टफोलियो का उसको हम हिस्सा मानेंगे। जो हमारे पास गोल्ड ज्वेलरी होती है वो हमारे कंजम्पशन के लिए है, वो हमारे यूज के लिए है, हम उसको अपने पोर्टफोलियो का हिस्सा नहीं मानते। तो आई थिंक ये तो बहुत अच्छे तरीके हैं। और अगर कोई बहन अपनी एसआईपी के जरिए करना चाहती है, देन हमारे पास म्यूचुअल फंड्स भी हैं गोल्ड में, चाहे वो 500 रुपए से शुरुआत कर ले एसआईपी की गोल्ड में, एंड लगातार कर सकते हैं। यहाँ पे भी हमारा जो टैक्सेशन है ऑन प्रॉफिट्स 12.5% का टैक्सेशन आपके ऊपर आएगा। बिल्कुल, तो अगर मुनाफे का सुनहरा धागा बांधना ही है, तो गहनों की जगह आप इस बार कुछ अलग कीजिए। सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड हो गया, यहाँ पर से निवेश की शुरुआत कर सकते हैं, और उसके फायदे भी बताए प्रबलीन ने, और आप देख भी सकते हैं। तो ये एक अलग तरीके का कुछ त्योहार उपहार जो है इस त्योहार में आप दे सकते हैं अपनी बहन, अपने भाई को भी। पोर्टफोलियो का सुरक्षा बंधन कैसे बांध सकते हैं मुनाफे का धागा, और कैसे आप अपना फाइनेंशियल बॉन्ड स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं, ना सिर्फ भाई बहन एक दूसरे के साथ, बल्कि आप अपने पोर्टफोलियो का भी जो फाइनेंशियल बॉन्ड है अपने साथ कैसे स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। इस पर हम आज खास चर्चा कर रहे हैं। हमारे साथ आनंद राठी वेल्थ से फिरोज अजीज हैं, फिनफिक्स से प्रबलीन बाजपेयी हैं। फिरोज, इन्वेस्टमेंट से भी एक कदम पहले अगर हम जाएं, इस पर चर्चा करना ज़रूरी है कि हम कितने ज़्यादा इंश्योर्ड हैं, हम कितने ज़्यादा सुरक्षित हैं। क्योंकि हम सुरक्षा बंधन की बात करें तो हमारे इर्द गिर्द हमारा सुरक्षा चक्र कितना इंपॉर्टेंट है। वैसे भी भारतीय होने के नाते हम अंडर इंश्योर्ड तो हैं ही, उसमें भी महिलाएं जो हैं उनकी तादाद बहुत कम है इंश्योरेंस लेने के मामले में। ज़रा बताइए कि ये कैसे अब इंश्योरेंस को देखने का नज़रिया कैसे बदलना चाहिए, और स्पेशली हेल्थ इंश्योरेंस महिलाओं में किस तरीके से आगे बढ़ना चाहिए। स्वाति जी, जैसे आपने कहा, सुरक्षा रक्षा करना किसी की, तो एक फाइनेंशियल रक्षा बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट हो जाता है। तो रक्षा करने के लिए तकलीफ आने के बाद मैं भाई बन के रक्षा करने जाऊं, इसके बदले ये एज्यूम करूं कि भाई कोई संभावना है कि मुझे रक्षा करने की, मेरी बहन इंडिपेंडेंट हो जाए और कभी भी रक्षा करने की जरूरत ना पड़े। तो इंश्योरेंस एक आपके भाई की तरह वो 24 घंटे अपनी बहन को प्रोटेक्ट कर सकता है, मेरी बहन को प्रोटेक्ट कर सकता है। देखिए, फाइनेंशियल सिक्योरिटी बहुत इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि एक लेडी के जैसे मेरी बहन के बच्चे, 4 बच्चे, राइट, उनके हमेशा एक जहन में रहता है कि भाई कैसे होगा, कुछ भी अनहोनी होगी तो कैसे मैं मैनेज करूंगी। सो पॉइंट मैं ये कह रहा हूं कि रक्षा अगर करनी है तो फाइनेंशियल सुरक्षा मैंडेटरी है, पॉइंट 1। पॉइंट 2, इंपॉर्टेंट ये है कि इंडिया में महंगाई, इन्फ्लेशन, मेडिकल एक्सपेंस की बहुत तेजी से बढ़ रही है। हमारा आंकड़ा था 16 से 17% की इन्फ्लेशन आई है, महंगाई आई है हॉस्पिटलाइजेशन में, क्योंकि इंडिया में जो है ग्लोब के मुकाबले बड़ी सस्ती है मेडिकल करंटली, राइट। अगर कैंसर की ट्रीटमेंट की मैंने कहीं मेरे कजिन के लिए यूज किया था टेक्सास में, इंडिया से ऑलमोस्ट 40 गुना ज्यादा एक्सपेंसिव था। तो इंडिया की जो करंट मेडिकल स्थिति की एक्सपेंसेस है वो बहुत कम है, आगे चलते हुए बहुत बढ़ने वाली है। तो उसको इंश्योर करना मेरे हिसाब से बहुत ज्यादा जरूरी है। सो ये सबसे अच्छी सुरक्षा, एक 24 आवर्स आपका भाई आपके साथ रह रहा है और फाइनेंशियल एसेट्स को प्रोटेक्ट कर रहा है। सो मेडिकल इंश्योरेंस, स्पेशली एक फैमिली फ्लोटर,
आपकी बहन के लिए लेना, उनके पूरे परिवार के लिए लेना मेरे हिसाब से अनिवार्य है, अगर आप अपनी बहन की रक्षा को सीरियसली लेते हैं। बिल्कुल, तो एक तो बीमारी कहकर नहीं आती, दूसरे जो मुश्किल समय है, वो कोई भी इमरजेंसी होती है प्रवीण, वो भी कहकर नहीं आती है। और जब हम बात करें कि इन्वेस्टमेंट प्लानिंग की, इंश्योरेंस के साथ इमरजेंसी कंटिंजेंसी प्लान भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, स्पेशली महिलाओं के लिए और कितना इंपॉर्टेंट हो जाता है, और कहाँ पर प्लान करें, कैसे प्लान करें? जी। जो हमारी जैसे आपने बोला स्वाति सी लाइफ इज़ अनसर्टेन तो कोई अगर आपके ऊपर कोई मुसीबत आई है, आपको रिक्वायरमेंट है फंड्स की आपका एकदम से कोई बड़ा खर्चा आगे आ गया है, तो उसके लिए आपको अपनी लॉन्ग टर्म सेविंग्स को ना छेड़ना पड़े। सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि आपने अपनी लेट्स से हमने इक्विटी की प्लानिंग कर ली, हमने गोल्ड की प्लानिंग कर ली, पर आज की तारीख में अगर मेरे पास कोई भी बफर फंड नहीं है, कोई भी इमरजेंसी के लिए फंड नहीं है और पैसा ही नहीं है, तो अगर आज मेरे ऊपर कोई प्रॉब्लम आती है और मुझे पैसे चाहिए, तो मुझे अपनी लॉन्ग टर्म सेविंग्स को उससे ही रिडीम करना पड़ेगा, जो मेरी कंपाउंडिंग का प्रोसेस है, उसको पूरा तोड़ना पड़ेगा। इसलिए बहुत इम्पोर्टेंट है, ये सेफ्टी नेट है आपका, कि आप सबसे पहले अपने लिए एक्चुअली एक कंटिंजेंसी फंड बनाइए। और मेरे ख्याल से महिलाओं के लिए ये और ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है स्वाति, बिकॉज़ हमारी जो करियर ब्रेक्स हैं, चाहे वो मैटरनिटी की वजह से हो, चाहे घर में बड़े बुजुर्गों की सेवा की वजह से हो, वो ज़्यादा होते हैं। कई बार आप अपने स्पाउस के मूवमेंट के साथ मूव करना चाहते हैं। इसलिए महिलाओं के लिए 12 महीने की जगह मेरे ख्याल से 24 महीने का पैसा उनके पास एट ऑल टाइम्स होना चाहिए। और ये वो पैसा है जो आप चाहे मार्केट कितनी भी टेम्प्टिंग लगे, वहाँ पे आप इसको हाई रिस्क के किसी प्रोडक्ट में नहीं डालेंगे। यहाँ पे आप इसको लिक्विड फंड में रख सकते हैं। अब वहाँ पे आपका पैसा 1 वर्किंग डे में रिडीम हो सकता है और आपकी टैक्सेशन आपके ऊपर तब तक नहीं आती है जब तक आप उस पैसे को रिडीम नहीं कर रहे हैं। जब आप पैसा निकालेंगे तो आप अपने स्लैब रेट पे टैक्स भरेंगे। और उन लोगों के लिए जिनका थोड़ा हायर स्लैब है, मेरे ख्याल से वो आर्बिट्राज फंड्स को भी कंसिडर कर सकते हैं, क्योंकि शॉर्ट टर्म में अगर साल से पहले उनको कोई रिक्वायरमेंट हुई, तो उनका 20% टैक्स लगेगा। और मान लीजिए ये पैसा उनका 1.5 साल बाद कभी कोई रिक्वायरमेंट आई और तब यूज़ हुआ, तब उनके ऊपर 12.5% का टैक्स पड़ेगा। ऑल्दो टैक्सेशन का हमें सेकेंडरी देखना है, दैट इज़ नॉट द फर्स्ट थिंग, पर ये दोनों सेफ कैटेगरीज़ हैं फंड्स की। और अगर आपका बेसिक जो टाइम एलोकेशन है वो 3 महीने के ऊपर जा रहा है, तो आप इनमें से कुछ भी चूज़ कर सकते हैं। एंड स्वाति, एक बार आपका कंटिंजेंसी फंड इन प्लेस है, तो आप रेस्ट एश्योर्ड हैं कि आपकी फाइनेंशियल सिक्योरिटी का जो बेस है वो क्रिएट हो गया है और आपकी जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स हैं वहाँ पे उनकी कंपाउंडिंग पे कोई आँच नहीं आएगी। सो आपके ऊपर कोई भी कठिन वक़्त आता है, आपको फंड्स की रिक्वायरमेंट है, आप इसमें से पैसा निकाल के यूज़ कर सकते हैं तब। ओके, फिरोज, एक टैक्स एफिशिएंट इन्वेस्टमेंट कैसे कर सकते हैं? अगर मानिए अब, क्योंकि जो बजट के बाद कुछ बदलाव हुए, उसके बाद कुछ कंफ्यूजन भी हुआ, क्योंकि अगर हम एज अ फाइनेंशियल उपहार अपनी बहन या भाई एक दूसरे को दे भी रहे हैं ये ऑप्शन कि आप कीजिए इन्वेस्ट, तो वहाँ पर सबसे बड़ा सवाल होगा कि टैक्स कितना कटेगा। तो क्या ज़रूरी बातें हैं, समझना ज़रूरी है इस मोमेंट पे? देखिए, टैक्स अगर आप एक गिफ्ट करते हैं, कैश गिफ्ट कर सकते हैं या सिक्योरिटी गिफ्ट कर सकते हैं या रियल एस्टेट गिफ्ट कर सकते हैं। देखिए, अगर आप कैश गिफ्ट कर रहे हैं तो टैक्स इम्प्लीकेशन इंडिया में बिटवीन ब्लड रिलेटिव्स नहीं है। तो आपके सिबलिंग को अगर आप दे रहे हैं, और कजिन्स नहीं, सिबलिंग्स को दे रहे हैं, तो आपको इनकम टैक्स की गिफ्ट टैक्स देनी नहीं पड़ेगी, क्योंकि इंडिया में इनहेरिटेंस टैक्स 1984 तक था, तो गिफ्ट टैक्स भी तब होता था। अब गिफ्ट टैक्स नहीं है। बट ये जरूर याद रखें, अगर आप अपने कजिन को भी बहन भाई मानते हैं और आप गिफ्ट कर रहे हैं, तो वहां आपको टैक्स इम्प्लीकेशन देखना बहुत ज्यादा जरूरी है। दैट्स पॉइंट वन। पॉइंट टू, एक चीज याद रखें, अगर आप कोई रियल एस्टेट पीस गिफ्ट करते हैं, तो काफी सारे लोकेशंस में, जैसे महाराष्ट्र में, अगर एक औरत के नाम पे या लड़की के नाम पे अगर एक प्रॉपर्टी रजिस्टर होती है, तो सब रजिस्ट्रार की कॉस्ट कम होती है 1% से, अगर फुल प्रॉपर्टी अगर उनके नाम पे की जाए। सो दैट सेकंड पॉइंट याद रख सकते हैं आप। तीसरा, बजट के बाद जैसे स्वाति जी आपने कहा, रियल एस्टेट की टैक्सेशन में तब्दीली आई, गिफ्ट टैक्सेशन पे नहीं। बट रियल एस्टेट की, अगर मेरी बहन के पास एक प्रॉपर्टी है, तो वो बेचने की कोशिश कर रही है, तो उनकी जो मैंने टैक्स की हिसाब करके बताया, क्योंकि अब आफ्टर 4th और 5th जून दोनों ऑप्शन, इंडेक्सेशन भी आपके लिए लागू हो सकता है या फिर 12.5%, ये दोनों में से आप दोनों को चूज कर सकते हैं। तो बजट में बुरी खबर थी जो
उल्टी पलट के अब बहुत अच्छी खबर हो गई है कि दोनों में से एक चूज कर सकती हैं। तो मैंने उनके लिए हिसाब करके बताया कि उनकी जो नई स्कीम है, जो 12.5 है, उनकी एक प्लॉट ऑफ लैंड के लिए वो बेहतर है। तो आप मैथमेटिक्स करें अपनी बहन के लिए। अगर आप रियल एस्टेट गिफ्ट नहीं कर सकते तो बहुत वैल्यू ऐड कर सकते हैं अगर आप अपनी जानकारी भी अगर अपनी बहन को देते हैं, तो उससे भी कुछ पैसे अगर आपकी बहन के बचते हैं या कमाने की जरिया होता है, दैट्स अ गुड गिफ्ट। नॉलेज इज ऑल्सो अ ग्रेट गिफ्ट टू गिव। बिल्कुल, नॉलेज ये इनफैक्ट जाते-जाते हम चाहते भी हैं कि वो हमारे जो ग्राफ़िक्स हमने बनाए थे वो पहुँचे तमाम दर्शकों तक। और ये एक्चुअली दोनों ही जो हमारे गेस्ट रहे हैं, जो एक अटूट फाइनेंशियल बॉन्ड है या फाइनेंशियल साक्षरता का उपहार है, वो देना ज़रूरी है। आप तोहफ़े उपहार तो देते रहते हैं, लेकिन एक दूसरे को फाइनेंशियल लिटरेट करते रहें, जिससे कि आप अपने पैरों पर खड़े होकर आपने अपने फाइनेंशियल डिसीजंस ले पाएँ। और इसका पूरा पर्पस हम सबका यही है एंड ऑफ द डे। इसलिए बहुत धन्यवाद हम करना चाहेंगे हमारे दोनों ही एक्सपर्ट्स का हमारे साथ इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। फिरोज और प्रबलीन, थैंक यू सो मच। रुकते हैं ब्रेक के लिए, देखते रहिए जी बिजनेस।